Hi guys, hope you are doing well. You are watching my channel English Literature, and today my topic of discussion is the Caroline Age. So if you like the video and the concepts, also like it and subscribe my channel for such more videos. Also, if there would be any question, ask me in the comments and share it with your friends so that it could be helpful for them also. सो स्टार्ट करते हैं। कैरोलाइन एज जो है वो 1625 से 1649 तक रेंज करती है। इसका टाइम पीरियड है इसका। कैरोलाइन एज जो है वो स्टार्ट हुई थी 1625 में, जो कि डेथ के बाद स्टार्ट हुई थी ऑफ जेम्स वन जो है वो इंग्लैंड का राजा था, और इसके बाद इसका सक्सेसर जो था वो है चार्ल्स वन। So the Caroline age under the reign of King Charles I was marked by political turmoil, religious tensions, and a courtly emphasis on refinement. The era's literature reflected loyalty to monarchy, spiritual introspection, and themes of love and honor despite the decline of drama due to Puritan opposition. सो इसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने बयान की हुई हैं। पॉलिटिकल टर्मोइल था, यानी कि इसमें टेंशन्स बहुत ज़्यादा आ गई थी। उसके बाद रिलीजियस टेंशन्स थी, कॉर्टली एम्फोसिस ऑन रिफाइनमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद मोनार्की कहते हैं जो किंग्स हैं और जो रॉयल्स हैं उनके साथ लॉयल्टी, उस पर लिटरेचर लिखा गया है। सो इसमें जो है हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं जिन राइटर्स ने लिखा था, तो उन्हें कविलियर पॉइंट्स कहा जाता है। स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन जो है वो हम मेटाफिजिकल में ज़्यादातर बयान करते हैं, और थीम्स ऑफ लव एंड ऑनर डिस्पाइट द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा ड्यू टू प्यूरिटन ऑपोजिशन। सो एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा ड्रामे पर फोकस किया गया था, लेकिन बाद में जो है डिक्लाइन आ गया था ड्रामे में। ठीक है, ड्यू टू प्यूरिटन ऑपोजिशन। प्यूरिटन्स कौन थे? प्यूरिटन्स जो हैं उन्होंने ऑल तो ये जो सिविल वॉर थी, मैं आपको आगे बताऊंगी। प्यूरिटन्स जो हैं ये इसके रॉयल्टी पर फोकस करते हैं और ये इनको सपोर्ट करते हैं। की फीचर्स इसके क्या आते हैं? पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था लीडिंग टू इंग्लिश सिविल वार। तो इंग्लिश सिविल वार जो है वो 1642 में हुई थी। ये जो है कॉन्फ्लिक्ट था प्रोटेस्टेंट्स कह सकते हैं हम प्यूरिटन्स, और इनके ऑपोजिट थे कैथोलिक्स। सो इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से जो है इंग्लिश सिविल वार हुई थी। ठीक है, उसके बाद है ओके इसका जो नतीजा निकला था वो प्यूरिटन्स इसमें जीते थे, और इन्होंने कहा था कि जो है रॉयल्टी जो है वो कंटिन्यू होगी, और जो है राजा ही रूल करेगा इंग्लैंड पर, बजाय इसके कि डेमोक्रेसी हो। ठीक है, उसके बाद है रिलीजियस स्ट्रगल्स अमंग एंग्लिकन्स, प्यूरिटन्स एंड कैथोलिक्स। सो इनमें बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। एंग्लिकन्स जो हैं वो भी इनकी एक टाइप है, रिलीजियस स्ट्रगल्स थी, क्योंकि तो इसमें हम बता सकते हैं कि ये सपोर्ट करते थे उसको क्रिश्चियनिटी को। उसके अलावा प्यूरिटन्स जो हैं वो कहते थे कि जो रॉयल्टी है, रॉयल्स हैं वो उन्हें किंग हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए रॉयल्स को, और लेकिन ये चाहते थे कि किंग ही फैसला करे। कोई भी अगर फैसला करना है इंग्लैंड में तो किंग ही फैसला करे। और कैथोलिक्स जो थे इसमें पॉप था, वो उसका फैसला किया जाएगा। ठीक है, कैथोलिक्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी और पॉप को ज़्यादा प्रेफर करते थे किंग पर। उसके अलावा जो है थर्ड है लिटरेचर करेक्टराइज्ड बाय एलिगेंस, विट एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ। तो इसमें क्या कहा गया है, जो लिटरेचर में है उसमें बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया था एलिगेंस पर, विट जो है इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमर यूज़ किया गया है, एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जो है उस वक्त के पोइट्स ने बहुत ज़्यादा रॉयल्स के बारे में और जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उस वक्त के राइटर्स को जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास आता है कैविलियर पॉइट्स। कैविलियर पॉइट्स कौन से हैं? जो चाहते हैं कि किंग ही रूल करें इंग्लैंड पर, और साथ वो कहते हैं कि जो है क्रिश्चियनिटी को भी वो सपोर्ट करे। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस नाम आ जाते हैं हमारे पास रॉबर्ट हैरिक, जिनकी राइटिंग है हेस्पेराइड्स, और ये इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है सेलिब्रेटेड नेचर एंड सीजिंग द डे। सो इन्होंने इस पर जो है मेनली जो है रॉयल्टी के बारे में ही उनको सपोर्ट करने के लिए ही लिखा गया है। नेक्स्ट राइटर रिचर्ड लवलेस, इनकी राइटिंग है टू लकुस्ट्रा, फोकस्ड ऑन रॉयल्टी एंड ऑनर।
सो नेक्स्ट वन इज़ मेटाफिजिकल पॉइंट्स। जॉन डन इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है। मेटाफिजिकल मैंने आपको बताया है, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स जो हमारे समझ में बात ना आ सकती हो, जो मेटाफिजिकल है फिजिक्स से बियॉन्ड है। सो इसमें जॉन डन है, इनकी होली सोनेट्स जो है ये एक इनकी कलेक्शन है। इसमें उनकी जो पॉम्स हैं उनमें एक्सप्लोर्ड लव एंड स्पिरिचुअलिटी, चर्च और जो क्रिश्चियनिटी है उसको प्रमोट किया है। उसके बाद हमारे पास राइटर आते हैं जॉर्ज हर्बर्ट, ये भी बहुत फेमस नाम है। द टेम्पल इनकी पॉम है, कलेक्शन है रॉड डीपली स्पिरिचुअल पोइट्री। एंड्रयू मार्वल इनकी राइटिंग है टू हिज कोय मिस्ट्रेस ब्लेंडेड विट एंड फिलॉसफी। सो ये जो सारे राइटर्स हैं इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री, पोइट्स कहा जाता है इन्हें, तो मेटाफिजिकल पोइट्री में इन्होंने हमेशा ही स्पिरिचुअलिटी और जो है फ़िलासफ़ी वगैरह के बारे में बात की हुई है, जिसमें हमारे पास फ़िज़िक्स के बियॉन्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम प्रोज राइटर्स के बारे में बात करें तो प्रोज राइटर्स कौन हैं? जो एसेइस्ट हैं और स्टोरीज़ नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, उनमें सबसे फेमस नाम है जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन को अलग भी हम एक्सप्लेन करते हैं द एज ऑफ मिल्टन से। सो जॉन मिल्टन जो हैं ये जो इस वक्त इनका स्टार्ट था करियर का, और इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटिंग्स हैं। और इनको अपना जो सिविल वार जब स्टार्ट हुई थी इन्होंने लिखना शुरू किया था, और बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटिंग है। उसके बाद थॉमस हॉब्स, इनकी भी पॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद ड्रामाटिस्ट आ जाते हैं हमारे पास, जिन्होंने ड्रामा पर भी फोकस किया हुआ है। सो जॉन फोर्ड, टिस पिटी शीज ऑफ वॉर, इनकी ट्रेजिक थीम्स हैं। उसके अलावा जेम्स शर्ली द कार्डिनल, फोकस्ड ऑन मोरालिटी इन प्लेस। सो ड्रामाटिस्ट वही जो प्लेस वगैरह हैं उन पर फोकस किया गया है, और उन्होंने कोशिश की हुई है कि ड्रामास और प्लेस वगैरह सर्वाइव करें, लेकिन ये इसका डिक्लाइन था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, सो इसके जो है समरी की बात करें तो इसमें हमारे पास दिस पीरियड सॉ अ ब्रिज बिटवीन रेनेसां स्प्लेंडर एंड द रेवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफ द कॉमनवेल्थ। सो इसमें हम कह सकते हैं रेनेसां के बाद जो है उस रेवोल्यूशनरी जो चेंजेस हुए थे वो हम आपको बाद में आगे पढ़ेंगे, तो उसके दरमियान ये एक ब्रिज का काम करती है। और कॉमनवेल्थ है कि 1649 में जो है किंग चार्ल्स वन की जो है उनको डेथ की सज़ा सुनाई गई थी और उनको फांसी दे दी गई थी। और जो है उसके बाद कॉमनवेल्थ का टाइम पीरियड था। कॉमनवेल्थ हम कहते हैं कि जो जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल का नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उन्होंने एज अ प्रोटेक्टर रूल किया हुआ है इंग्लैंड पर। सो कॉमनवेल्थ में हम यही डेमोक्रेसी वगैरह के आ जाते हैं। उसके अलावा इसे जो है इंटीग्रेटेड टाइम पीरियड भी कहा जाता है, जिसमें जो है कोई भी किंग जो है वो इंग्लैंड पर रूल नहीं कर रहा था, और 1660 तक ये टाइम पीरियड रहा था। और उसके बाद किंग का वापस से रेवोल्यूशनरी दौर जो है वो शुरू हुआ था, रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए थे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द concepts, please like and subscribe my video, and also comment down if there would be any question, and also share it with your friends so that it can be helpful for you. Thank you very much.